हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर सीडीपी के क्वेश्चन जो कि 2021 में हुए थे वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके 600 क्वेश्चंस प्लस हो जाएंगे और इसके बाद आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अगर आपको लग रहा है कि मुझे पहले सिलेबस करना पड़ेगा, वो भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ ये पूरी कंबाइंड वीडियो देख ली तो आप एटलीस्ट सीडीपी में 30 में से 20 प्लस तो आराम से ले आएंगे, क्योंकि उन 600 क्वेश्चन में से मैक्सिमम तो क्वेश्चन अच्छे खासे हैं और वही अब की बार रिपीट होने वाले हैं सेम टू सेम। तो बस आप यही कर लीजिए और आपकी सीडीपी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाऊंगा, एक बार हिंदी में। इंग्लिश में मैं चलूँगा सारा इंग्लिश में, पर हिंदी में दिखा दूंगा। जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के कर सकता है। मैं हिंदी में समझाऊंगा क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है 16 दिसंबर का 2021 का सीडीपी सेक्शन सीटेट पेपर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। मैंने एक पेन की जो एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी वो लगाई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें ये बोला हुआ, आप हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ठीक है, सही पूछा है। इट इज़ अ यूनि डायमेंशनल प्रोसेस, गलत है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है डेवलपमेंट। ठीक है, यूनि डायमेंशनल नहीं है। जो भी छोटे मोटे पॉइंट आएंगे आपको नोट करते चलना है, कि जब लास्ट में रिवीजन करोगे बहुत हेल्प हो जाएगी और बस आपका हो जाएगा। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, जिस भी क्वेश्चन में सिर्फ ओनली आ गया तो वो क्वेश्चन तो आपको देखते ही काटना है। ओनली आ गया ना जिसमें, वो देखते ही काटना है। देर इज़ अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ओनली, इधर भी ओनली आ गया, देखते ही काटना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको ओनली दिख चुका है वो देखते ही आपको काटना है, क्योंकि वो एक ऐसा नेगेटिव वर्ड ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब इसका इसमें ये आंसर क्यों है, कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसका आंसर ये इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे लोगों के कल्चर अलग होते हैं वैसे वैसे उनकी डेवलपमेंट अलग होती है ना। तो कल्चर डेवलपमेंट डिपेंड करती है कल्चर पे। तो कल्चर डाइवर्सिटी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है अभी बताते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विवेचनात्मक चिंतन क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जिसमें बच्चा सोचे, बहुत दिमाग लगाए, बहुत दिमाग लगाए, उसमें रटी रटाई चीज़ें नहीं चलती हैं। तो फाइंड आउट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड वाई। देखो वाई आ गया ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी अपने आप ही लग जाएगी, लागू हो जाएगी। नेम 10 स्टेट से रटी रटाई चीज़ें नहीं आएगी। 2 to 10 का टेबल रटी रटाई चीज़ें नहीं आएगी। मेमोराइज, याद करने की चीज़ें नहीं आएगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग में हर वो चीज़ आएगी जिसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़े, कुछ सोचना पड़े। इसमें ये रटने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, या फिर जो उसने याद कर रखी है वो भी नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। A stage theory of development explicitly emphasize which of the following principles। इसमें बोला है विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। ठीक है, अब इसमें ये बात है कि किस पे जोर देता है। अब देखिए स्टेजेस हो चुके हैं, डेवलपमेंट की स्टेजेस बना दी। जिस चीज़ की आपने स्टेज ही बना दी, जिस चीज़ की आपने स्टेज ही बना दी तो वो कंटिन्यूस कैसे रहेगी। जैसे कि आपने 1 2 3 4, इस पूरी लाइन को आपने 4 हिस्सों में काट दिया। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस कहाँ रहेगी, तो बट जाएगी ना, डिसकंटिन्यूस हो जाएगी ना। ठीक है, जब स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या एक्सप्लेन करती है कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें डिसकंटिन्यूटी होती है। कॉन्टिन्यूटी कब होती है, जब स्टेज थ्योरी नहीं होती। क्योंकि जब आपने किसी भी थ्योरी को स्टेज में बांट दिया तो वो अपने आप ही कंटिन्यूटी नहीं रह जाती, वो डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, इसका कोई मतलब है नहीं। मतलब इसका मतलब है बट स्टेज थ्योरी से कोई मतलब नहीं। स्टेज थ्योरी का मेन पॉइंट यही है कि जब स्टेज थ्योरी आती है तो डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स।
इसमें आपको पूरी दिख रही है? हाँ ठीक है। इसमें से कौन सी चीज़ों से चिल्ड्रन की जो सोशल लाइफ है, वो चिल्ड्रन का एंगेजमेंट है, वो डेवलप होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सोशलाइजेशन बाय फैमिली। फैमिली, हाँ भाई, फैमिली से बोल चाल के रहेगा तो अच्छा इन्फ्लुएंस रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पीयर रिलेशंस, दोस्तों के साथ रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो इन्फ्लुएंसिंग बड़ी अच्छी रहेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कल्चरल वैल्यू जब तक कि बच्चे में होंगी तब तक भी बच्चा बिल्कुल बेस्ट रहेगा, इन्फ्लुएंस रहता रहेगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फोर्थ है सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। अब हिंदी वालों को भी दिखा देते हैं क्या क्या है। बच्चों का आत्मसम्मान, और इसमें अधिगम से जुड़ाव प्रभावित। तो इसमें बच्चों का आत्मसम्मान, जब तक बच्चे को खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, ठीक है, तुम एंगेज कैसे करेगा विद लर्निंग इन स्कूल्स, है ना। अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी प्रेयर में जाके खड़े होकर गा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एंगेजमेंट बढ़ेगी स्कूल में, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन बिल्कुल सही कोशिश सही है, ठीक है। मतलब आपको ना सोचना एज अ टीचर है, और एज अ पॉजिटिव पॉइंट सोचने, जो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट लगे वो आपको मार्क करना है, ठीक है। जो नेगेटिव आपको काट देना, सिंपल बात है। तो इसका 1 2 3 एंड 4, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। स्टेजेस कितनी दी थी? 4 बताई थी, और स्टेजेस दे दी तो इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस बताई थी इसने, ठीक है। जीन पियाजे कौन थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उसके बाद स्टेजेस 4 दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में रिवर्सिबल थिंकिंग वो होती है जिसमें एक चौड़ा ग्लास ले रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चौड़ा ग्लास है और एक पतला ग्लास है। अगर इसकी क्वांटिटी इसमें डाल देंगे, तो हमने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ाई थोड़ी है, सेम क्वांटिटी इसमें डाल दी है। तो ये बच्चा उसको समझ नहीं पाता, ये होती है नॉन रिवर्सिबल थिंकिंग। और जब समझ पाता है तब वो हो जाती है रिवर्सिबल थिंकिंग। और रिवर्सिबल थिंकिंग आती है कंक्रीट ऑपरेशनल में, सॉरी, हाँ जी, कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल में। मेक बिलीव प्ले, जब बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेलता है या फिर घर घर बनाना खेलता है, किचन वगैरह खेलता है, तो वो मेक बिलीव प्ले है और वो प्री ऑपरेशनल में ही आता है। तो आंसर है प्री ऑपरेशनल, ठीक है। हिरार्किकल क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन, ये भी दोनों कंक्रीट ऑपरेशनल के पार्ट हैं, ठीक है। इसका है मेक बिलीव एंड प्ले। आपको मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। हिरार्किकल कंजर्वेशन में क्या होता है, जब बच्चा बहुत सारी चीज़ों में से कैटेगरी बना ले, उसे कहते हैं हिरार्किकल इंटीग्रेशन। और कंजर्वेशन भी, जो मैंने आपको बताया ना, ये डब्बे वाला, रिवर्सिबल थिंकिंग का ही दूसरा नाम कंजर्वेशन है, कि हर चीज़ कंजर्व रहेगी। अगर इस एक सामान से एक ग्लास से दूसरे ग्लास में गई तो जो वाटर है वो कंजर्व ही रहेगा, वो कम तो नहीं होगा ना। तो वो कंजर्वेटिविटी होती है, जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल में ही आती है, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल की 2 से 7 होती है, और ये चारों की चारों आपकी स्टेजेस हो गई, ये देख लो। सेंसरी बर्थ से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट 7 से 11 और फॉर्मल 7 से 11 प्लस, ठीक है। ये आपको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले बट कैन नॉट एज येट टेक परस्पेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन एंड बिकम इजीली अपसेट। इसमें बोला हुआ है कि बच्चा ना काम तो कर सकता है, बच्चा सिंबॉलिक प्ले किस में आता है ये आपको पता होना चाहिए। सिंबॉलिक प्ले आता है प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। अब सिंबॉलिक प्ले है, आपको मतलब बच्चा सिंबॉलिक प्ले आता है और दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं ले पाता है, इस जिसे हम कहते हैं, जिसे पियाजे ने कहा ईगो सेंट्रिज्म का है, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म का है पियाजे ने, ठीक है। और ये भी आता है प्री ऑपरेशनल में, जो कि उम्र होती है 2 से 7। और ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक बच्चे को कोई भी एक इलेक्ट्रिक वाली कार चाहिए, रिमोट कंट्रोल वाली, ठीक है। अब उसको अपने बर्थडे पे चाहिए, पर किसी ने उसको बताया कि उसकी मम्मी का बर्थडे आ रहा है, उसकी मम्मी के लिए क्या लें, तो वो बोलेगा वही सेम रिमोट वाली कार, क्योंकि उसको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है अपना अपना, उसको दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं दिखता। तो ईगो सेंट्रिज्म होती है ये, और इसका आंसर है आपका प्री ऑपरेशनल। इसमें देखिए एक्स्ट्रा कोई पॉइंट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, सारा मैंने बताई दिया, इसको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कोलबर्ग्स मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कोलबर्ग की मॉरल, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? ठीक है, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, ये बिल्कुल सही है। उसने यही मेन चीज़ बताई थी कि जो मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वो यूनिवर्सल हैं, मींस दे डोंट वेरी पर्सन टू पर्सन, वो सबके लिए सेम है, चाहे वो बंदा इंडिया में रहता हो, चाहे वो रहता हो ऑस्ट्रेलिया में, वो कहीं भी रहता हो, उसके लिए सबके लिए जो नियम है वो सेम है। तो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यही चीज़ बताई थी किसने? कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको डिलीट मार देता हूँ। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर, कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगॉस्की के अनुसार किसके लिए यूज होना चाहिए, निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, शिक्षण और मूल्यांकन, केवल शिक्षण, केवल मूल्यांकन। ठीक है, और मैंने देखो आपको बताया जहाँ पे केवल केवल या ओनली आ गया वो तो सीधा काट ही देना है, आपको नहीं करना। ठीक है, अब ये चौथा ऑप्शन मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ, थोड़ी हिंदी कमजोर है। असर्टेनिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसका ना फ्लूइड इंटेलिजेंस से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, सीधी बात, अगर आपको करना हो तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोनों टीचिंग और असेसमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, देखिए अगर नीचे अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये होता है, आपको बताता हूँ, एक होता है लेवल जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट और जोन जो असली बच्चे का होता है, देखिए ये है बच्चा जो खुद से कर सकता है, ये वो काम है जो बच्चा विद द हेल्प ऑफ टीचर कर सकता है। जो इस दोनों के बीच का गैप है ना, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि अगर मैं 5 का पहाड़ा खुद से लिख सकता हूँ 5 तक, पर मैं टीचर की हेल्प से ना 10 का लिख पा रहा हूँ, तो मीन्स मेरा पोटेंशियल कहाँ तक है? मेरा 10 मैं खुद से लिख सकता हूँ, पर मुझे टीचर की हेल्प चाहिए होगी थोड़े दिन प्रैक्टिस के लिए, और ये मेरा जो चीज़ बन जाएगी, जो गैप बन जाएगा, जो मुझे अभी आता है और जो मुझे आ सकता है, जो इनके बीच में गैप बन जाएगा, उसे हम कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, कंप्लीट है, चलते हैं आगे। अगर टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जाम्पल टू अ चाइल्ड वाइल टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, लेव वाइगोस्की के अनुसार ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ठीक है, लेव वाइगोस्की ना आप बस दिमाग में रखना, उसने स्कैल फोल्डिंग दी थी। ठीक है, स्कैल फोल्डिंग। ठीक है, वाइगोस्की के साथ स्कैप फोल्डिंग जोड़ के रखना, जोड़ के रखोगे तो सीधा टिक कर दोगे, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको तब भी करना है, स्कैल फोल्डिंग क्या होती है? स्कैल फोल्डिंग ये होती है थोड़ा सा बच्चे को प्रेरित करके उसके बाद उसे खुद करने देना। मीन्स इसमें मैम ने क्या किया, उसे क्वेश्चन था ये, उसको स्टार्ट करना नहीं आ रहा था, मैम ने थोड़ा सा क्वेश्चन कर दिया खुद से ही। ठीक है, आधा कर दिया और आधा उसको करने को दे दिया बाकी, तो इससे क्या होगा, उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। ओके, क्लियर, स्कैप फोल्डिंग, लेव वाइगोस्की याद रखना। इसमें बोला हुआ है द क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स। प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होती है जिसमें बच्चा बिना डरे उसकी मन मर्जी का काम हो, जैसे कि जो भी वो सोच रहा है, जो भी वो डिस्कवरी कर रहा है, ठीक है, उसे रटाने की जगह उसे समझा के, डिस्कवरी करा के, एक्सपेरिमेंट करा के, प्रैक्टिकल करा के सिखाया जाए, वो होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ अ फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल ही होना चाहिए, तभी तो बच्चा सोच पाएगा। असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स, ठीक है, ये भी मैम को पता होना चाहिए जो आपके टीचर है, क्योंकि जब तक मैम को ये नहीं पता होगा कि हर बच्चे में क्या क्या डिफरेंस है, तो वो उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगी बच्चों को। उसके बाद मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय टीचर, ये नहीं है, अगर टीचर एक्सटर्नल डेवलपमेंट डिसिप्लिन मेंटेन करेगी तो बच्चा डरने लग जाएगा। ठीक है, और बच्चा थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा, और फॉर्मल में ना फिर वो जिस
लेवल की क्रिएटिविटी उसके पास आनी चाहिए थी, वो आ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर है फोर्थ, नॉट, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स बेस्ड अपॉन इन IQ, ठीक है। हिंदी में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ना, रोक के एक बार रोक के पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लिया, ठीक है। कि टीचर को सेग्रीगेट क्यों नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन IQ। IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, जिसमें कि बच्चे के लिए एक टाइप का ये बस आइडिया लग जाए कि बच्चा कैसा है, ठीक है। तो इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर द टीचर, इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर द स्कूल, इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू compete among themselves across groups, the concept of IQ is not stable and it leads to labeling of children, ठीक है। तो यही है कि कंसेप्ट ऑफ IQ ना भी स्टेबल नहीं है, कि मीन्स किसी का IQ 100 या 110 या 120 है, उसका मतलब ये नहीं है कि हर कंडीशन में वो, जिसका IQ 80 है या 70 है, हर कंडीशन में उससे ज़्यादा होगा। बस ये बेसिकली एक कैलकुलेशन टाइप है, जिससे पता लगता है कि हाँ उसका 120 है और उसका एक 80 है, पर ये नहीं है कि 120 वाला हमेशा ही 80 वाले से ज़्यादा होगा। तो इसका कंसेप्ट अभी स्टेबल नहीं है, और ये लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन कर देता है कि जैसे कि भाई हाँ भाई तू कमज़ोर है, तू इम्बसाइल है, ठीक है, और तू जीनियस है। तो इसमें से ना जब ऐसी कंपैरिजन हो जाती है तो बच्चे को डिमोटिवेट फील होता है, जिससे कि वो ढंग से पढ़ नहीं पाएगा अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे। हावर्ड गार्डनर, हाँ बस हावर्ड गार्डनर का नाम याद रखिए, और उसकी 8 इंटेलिजेंस है, 8 इंटेलिजेंस उसने फ्रेम दिए थे, और उसकी थ्योरी का नाम है हार्डवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका नाम याद रखिए, ताकि जिससे कि अगर क्वेश्चन आए भी ना आप कर पाए। हार्वर्ड गार्डनर आ गया, मल्टीपल इंटेलिजेंस इसकी थ्योरी का नाम है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इसका सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें जो समझाने की नहीं है, इसके मैं आपको आठों के आठों इंटेलिजेंस दिखाता हूँ अभी। एक होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिससे होती है बोलने की इंटेलिजेंस, जो अच्छा बोल पाए, लाइक जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कितना अच्छा बोल पाते हैं, जिससे कि जो व्यूअर है उसका उसका मन और उसकी अट्रैक्शन पूरी उसकी तरफ खिंची रहती है, वो होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, जो कि जो बंदे गुड एट डीलिंग मैथ, जो मैथ्स में, मैथ की कैलकुलेशन में, साइंस में अच्छे होते हैं, उन्हें कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसे म्यूजिक बनाने का शौक, अरिजीत सिंह, ठीक है, जो म्यूजिक में अच्छे हों, जिन्हें कंपोज करना अच्छा लगता है, फिर जो भी है AR रहमान टाइप, ठीक है, अब आप समझ जाओगे। स्पेशियल, स्पेशियल पता क्या होता है? स्पेशियल आप उसे कनेक्ट करके चलो इमेजेस, शेप्स, आपकी इमेजिनेशन से, ठीक है, जिसमें कि आप कैसे एक इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं विजुअली, ठीक है। तो उसको आप लेके चलिए स्पेशियल इंटेलिजेंस, लाइक जो होते हैं ये आपके होम डिज़ाइनर्स, जो कि होम डिज़ाइन करते हैं, वो पहली सारा का सारा अपना जो मैप है घर का, वो दिमाग में बना लेते हैं और फिर बाद में उसे लागू करते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। अब इनमें फ़र्क है इंटर में और इंट्रा में। इंटर में क्या होता है? इंटर, इंटर मीन्स दो या दो से तीन या तीन से ज़्यादा बंदों के बीच में, मीन्स अमोंगा ग्रुप, ठीक है, अमोंगा ग्रुप। और इंट्रा में क्या होता है? खुद के अंदर, खुद के अंदर। तो इंटरपर्सनल, जिसे दूसरे बंदों के इमोशंस का भी इमोशंस की भी नॉलेज हो, या फिर दूसरे बंदों के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर कैसी फीलिंग्स हैं उनकी नॉलेज हो, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लाइक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना ये। और इंट्रापर्सनल होते हैं जिसे खुद के अंदर की हो, ठीक है। उसकी वो होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है? लाइक गार्डनिंग होगी, ठीक है, गार्डनिंग होगी, या फिर पेड़ उगाना, पत्ते, ये सब मतलब रिलेटेड टू नेचर हो गया, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल, देखिए आपकी ना एग्जिस्टेंशियल अभी काम की नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है, लेटेस्ट ऐड हुई है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है? बियॉन्ड लाइफ सोचना होता है आपको, बियॉन्ड लाइफ। बियॉन्ड लाइफ मीन्स अगर अर्थ ये है, अर्थ को चला कौन रहा है, क्या मुझे कोई, क्या हम एक गेम में है जो कि मुझे चला रहा है और मैं एक गेम का कैरेक्टर हूँ, ठीक है। वो बियॉन्ड आपको लाइफ सोचना होता है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में। और लेटेस्ट भी ऐड यही हुई है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। टू वर्ड अटरेंसेस, जैसे कि जब 1.5 से 2.5 साल का बच्चा होता है ना, वो 2 वर्ड बोलता है, माँ पानी, माँ पानी, है ना, मतलब मुझे पानी चाहिए, ठीक है। तो
टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है? किसी भी बड़ी लॉन्ग फॉर्म को छोटे करके बताना, उसे कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। क्योंकि पहले क्या होता था, जब टेलीग्राम्स होते थे, जब टेलीग्राम्स मतलब आज वाला टेलीग्राम नहीं, पहले वाला टेलीग्राम, उसमें क्या होता था, वर्ड्स की लिमिट होती थी, जिसकी वजह से लिमिटेड वर्ड ही लिखने होते थे। ठीक है, तो उसी से रिलेट करके ये बनाया है टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है, तो जब बच्चा 2 से 3 वर्ड निकालेगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। अब एक क्वेश्चन और आएगा इसमें कि जब बच्चा 1 वर्ड निकालेगा तब, वो होती है हॉलोफ्रेस्टिक। हॉलोफ्रेस्टिक, ठीक है, वो होती है हॉलोफ्रेस्टिक। इसमें देखिए बता देते हैं, अगर होगा तो ठीक है, इसमें तो भी लिखा नहीं हुआ, बट वो याद रखिए, ऐसा होता है। men जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड वुमेन विद देयर हार्ट। कि men तो दिमाग से सोचते हैं और वुमेन सोचती हैं दिल से। ये स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है जब एक चीज, जैसे वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स मैन को मिल जाए और वुमेन को ना मिले, तो वो होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप बताता हूँ क्या है। जेंडर जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू सेक्सेस, ये गलत है, इसमें कोई जेनेटिक डिफरेंस वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई जेनेटिक डिफरेंस वाली बात नहीं है। जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये भी कोई बात नहीं होती, जेंडर कॉन्स्टेंसी। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है कि आप क्या सोचते हैं जेंडर के बारे में, एक पर्टिकुलर जेंडर के बारे में क्या सोचते हैं, उसे कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, इसको हिंदी में दिखा दूं आपको। लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, तो रूढ़िवाद है। और लैंगिक स्थिरता, स्थिरता नहीं है, स्थिरता तो जब होती है जब सबके सब बराबर हो, और तब स्थिरता आती है, लैंगिक स्थिरता। ठीक है, वो नहीं है चीज़। ठीक है, चलें आगे, इंग्लिश में करते हैं, डिलीट मारते हैं इसको, नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड नॉट इन अ प्रोग्रेसिव, देखिए प्रोग्रेसिव मैंने आपको बता दिया है। यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स वो होते हैं जिसमें बच्चों को खुद के दिमाग के अंदर घुसने का मौका मिले और सोचने का मौका मिले कि वो कैसे सोचते हैं और क्या कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, बिल्कुल सही, सेल्फ असेसमेंट वही होगी रिफ्लेक्टिव जर्नल्स टाइप में। रिलायंस ऑन नॉर्म बेस्ड, देखिए इसमें ओनली आ गया ना, ओनली आ गया, ओनली वाला सीधा काट दिया करो, तो नॉट पूछा तो ये वाला सही हो जाएगा। और क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे आप 8th क्लास में गए, 8th क्लास के स्टार्टिंग से एंड तक आपका पूरा पोर्टफोलियो बनेगा कि आपके कौन से एग्जाम में कितने मार्क्स आए, आपने कितने कितनी असाइनमेंट सबमिट किए और कितने आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं। ठीक है, ये सारा पोर्टफोलियो में आता है A to Z। तो इसमें ओनली आ गया, इसलिए हमने ये कर दिया। उसके बाद बोला है बाय इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विद स्कूल करिकुलम अ टीचर कैन इंश्योर। इस मतलब कि हिंदी में देख लेते हैं, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति की स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशी करने एक अध्यापक क्या अनुसूचित कर सकता है। ठीक है, कि मीन्स सबको बराबर लाने के लिए इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज मीन्स जैसे कि आपको पता है हिंदी फेमस है इंडिया में, बट कुछ कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, पर उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और बच्चे क्या होते हैं, जो दूसरे लैंग्वेज के बच्चे आते हैं ना क्लास में, तो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि इंक्लूजन करने के लिए ऐसे लैंग्वेज और ऐसे कल्चर के लिए टीचर क्या कर सकती है, इक्वालिटी इन एजुकेशन कर सकती है, इक्विटी इन एजुकेशन, सिंपथी, सिंपथी गलत आ जाएगा, सिंपथी नेगेटिव वर्ड है, गलत है सिंपथी। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, स्पेशली फॉर सिर्फ उनके लिए क्यों, ठीक है, उनके लिए क्यों स्पेशली फॉर। अब बचता है इक्वालिटी इन एजुकेशन और इक्विटी इन एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी होती है, एक राम है, एक श्याम है, राम के पास 1,000 रुपये हैं, श्याम के पास 10 रुपये। एक स्कीम आती है सरकार की, सबको 500-500 रुपये मिलेंगे, तो राम को भी 500 मिले और श्याम को भी 500 मिले। ठीक है, ये इसके पास हो गए 510 और इस पे हो गए 1500। ठीक है, या ये होती है इक्वालिटी। और इक्विटी क्या होती है, राम के पास, इसके पास, सरकार ने सोचा यार इनकी इनकम में गैप बहुत है, सिर्फ 500 इसको इसको देते, इसको नहीं देते, तो इसको 500 देंगे
तो 510, ठीक है। तो ये इक्विटी होती है। इक्विटी मीन्स कि सबको बराबर में लाना और इक्वालिटी सबको बराबर ट्रीट करना, ठीक है। तो इक्विटी इन एजुकेशन चाहिए, क्योंकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप से आएगा या फिर जिसके प्रिविलेज ग्रुप से आएगा, तो उसके लिए इक्विटी इन एजुकेशन चाहिए होती है, ताकि वो बाकी बच्चों के बराबर लाया जा सके, ठीक है। इक्विटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, चाइल्ड इन क्लासरूम फेसिस कॉन्टिन्यूअल चैलेंजेस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में उसको चैलेंजेस हो रहे हैं। मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ढूंढ लो क्वेश्चन में, डिसकैलकुलिया, ठीक है। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म जब बच्चा शांत रहता है, किसी से भी बात नहीं करता, उसे कहते हैं ऑटिज्म। डिस्ग्राफिया जब बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। तो इसको डिसकैलकुलिसिया। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। डिसलेक्सिया रीडिंग एबिलिटी, डिसेबिलिटी, रीडिंग ना पढ़ मतलब पढ़ ना पाए, रीडिंग राइटिंग और स्पेलिंग ना कर पाए। ऑटिज्म कम्युनिकेशन में गैप होता है, ठीक है, बच्चा किसी से बोलता नहीं है। और डिसग्राफिया एबिलिटी टू राइट में दिक्कत हो जाती है, लिख नहीं पाता है बच्चा ढंग से। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हिंदी में दिखा दूँ आपका। डिस इन सबका नाम सब लीनता, डिसकैलकुलेट, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया नाम सेम है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर एजुकेशन ऑफ अ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब किसी बच्चे थोड़ा सा हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मीन्स उसे ढंग से सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए बाकी सारी चीज़ लगाएंगे, बस ऐसा एड इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि हियरिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। लाइक यूज ऑफ सबटाइटल्स, वो देख सकता है तो सबटाइटल यूज कर लो, उसके लिए अच्छी बात है। अगर उसको मूवी नहीं सुनाई दे रही तो वो सबटाइटल पढ़ के उस मूवी को समझ सकता है, ठीक है। यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स, ऐसे जो इनकी लैंग्वेज होती है ना ऐसे करके, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सचुअल विजुअल फॉर्म। ओरल कम्युनिकेशन की बजाय टेक्सचुअल और विजुअल इंफॉर्मेशन यूज करना, हाँ करना है, तभी तो वो हियरिंग एड के ऊपर आके, हियरिंग इम्पेयरमेंट के ऊपर आके बाकी चीज़ों को एज अ नॉर्मल स्टूडेंट सब में घुल मिल पाएगा। रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज अ प्राइमरी कोड ऑफ कम्युनिकेशन, की रिलायंस की सिर्फ और सिर्फ ऑन वर्बलाइजेशन और प्राइमरी कोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये ऑप्शन बाकी तीन आपको सही लग रहे हैं। अगर आपको तब भी ना आए तो चौथा ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन कट जाएगा। और हिंदी में देखो, हिंदी में तो और भी खतरनाक दे रखा, संप्रेषण हेतु मुख्य मौखिक माध्यम पर ही आधारित। अब मौखिक आधारित बच्चे को सुनाई देता नहीं है, और आप सिर्फ और सिर्फ मौखिक कार्यों पर जोर दे रहे हैं, तो वो क्या बच्चा बाकी बच्चों के बराबर आ पाएगा? इक्विटी हो पाएगी एजुकेशन में? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको सुनाई देता नहीं है। आप पढ़ा लो कितना भी, वो सुनाई देना है नहीं, ठीक है। इसका हिंदी देख लिया करो साथ के साथ यार। डीप सीटेड टीचर प्रिजुडिस अबाउट। प्रिजुडिस होता है कोई भी आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग थॉट हो, या फिर स्ट्रॉन्ग किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक फीलिंग हो स्ट्रॉन्ग अबाउट disadvantages group can often be revealed through an analysis of which of the following classrooms। इसमें बोला हुआ है कि जो टीचर ऐसे कुछ होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे बच्चों को आगे रखते हैं, तो उनको एनालाइज कैसे किया जा सकता है, उनको कैसे पता लगाया जा सकता है, ये पूछा है। एंड सिटिंग अरेंजमेंट डन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लासेस, ये बिल्कुल सही, पहले ऑप्शन ठीक मिल गया। इसमें क्या हुआ है कि जब टीचर एक प्रीजुडाइज लेके बैठा है और उसको पता करना है, तो वही तो बता देंगे कि सेटिंग अरेंजमेंट बिठा रखी है कि अमीर लोग आगे बिठा रखे हैं, गरीब लोग पीछे, या फिर गरीब लोग आगे और अमीर लोग पीछे, ठीक है। सिर्फ सारी लड़कियां आगे बिठा रखे, लड़के सारे पीछे। तो इसी से पता लग जाएगा हमें इसका आंसर, ठीक है। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू जॉइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शंस। ऐसा कुछ नहीं है यार, अचीवमेंट अगर आपको क्रिएटिविटी है तो सिंपल क्लासरूम में सीखी जा सकती है, ऐसी कोई बात है नहीं। डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स, ये तो कोई मतलब बैठता ही नहीं है। टेस्ट टेकिंग स्किल्स से क्रिएटिविटी कैसे बढ़ जाएगी, है ना। और लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग गलत। दो टाइप की थिंकिंग होती है, एक तो कन्वर्जेंट होती है, एक होती है डाइवर्जेंट।
कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और आपको एक सिंगल आंसर निकल जाता है, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक पॉइंट से बहुत सारे पहलू निकलते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही हम क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि एनकरेज कैसे की जा सकती है, एनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी थिंकिंग। जहाँ पे भी आपको एनकरेज दिख जाए, ये पॉजिटिव रूट वर्ड होता है और पॉजिटिव होता है, तो आंसर यही सही हो जाएगा। कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, कुछ भी है, दोनों को सेम दिमाग में रखते हुए आपको करना है, जिसमें बच्चा दुखी ना हो, बच्चे को रटना ना पड़े, बच्चा खुद करके सीखे, ठीक है। टीचर और बच्चे में एक कॉर्डियल कनेक्शन होना चाहिए, टीचर बहुत ही ज़्यादा डांटने वाला नहीं होना चाहिए, बस ये सिंपल 4-5 चीज़ें हैं और इसी से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। चिल्ड्रन स्टॉक, हाँ जी भाई, चिल्ड्रन स्टॉक तो होनी चाहिए, ठीक है। एंगेजमेंट बढ़ानी तो इमोशन ऑफ टीचर भी पता ही होना चाहिए, है ना, कि टीचर क्या सोच रहा है। पर्सनल पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग चिल्ड्रन, एक दूसरे के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, सही है। एक्सटर्नली इम्पोज डिसिप्लिन, ये गलत हो जाएगा। डिसिप्लिन इम्पोज कर देंगे तो बच्चों को फिर वही बाधा आएगी, फिर बच्चे पूछने में डरेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये इसका आंसर है 1, 2 एंड 3 वाला, सॉरी गलती से मार्क हो गया 1, 2, 3 वाला सही आंसर है इसका, ठीक है। फेलियर ऑफ अ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेलियर ऑफ स्कूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। हिंदी में देख लो, बच्चों की असफलता अब अक्सर विद्यालय की सफलता होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। स्कूल एग्जिस्ट सो डेट दे कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स एबिलिटी, गलत। डिस्क्रिमिनेट करने की नेगेटिव वर्ड आ गया, गलत। चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल डू नॉट टेक कंसिडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, सही लग रहा है, इसको रखते हैं। चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विद, चिल्ड्रन के ऊपर ना एक बात नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में कि चिल्ड्रन इनकेपेबल है, ऐसा कोई भी अगर आपको ऑप्शन दिख गया ना, वो आप गलत मारना, क्योंकि चिल्ड्रन को हमेशा हमें कैपेबल मानना है, जिससे कि चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन हर चीज़ सीख सकता है, हमें ऐसा मानना है। चिल्ड्रन फेल बिकॉज द लैक ऑफ एबिलिटी, इसमें फिर बच्चे बात आई है, गलत है ये। कि स्कूल ना अलग अलग बच्चों के जो पेस होते हैं सीखने के, जैसे कि एक चैप्टर है, किसी को 4 दिन में समझ आएगा, किसी को 2 दिन में समझ आएगा और किसी को 1 दिन में समझ आएगा, तो ये डिफरेंट पेस समझना चाहिए। अब क्या होगा कि टीचर उसे दिखेगा कि हाँ ये 4 बच्चे, इनको 1 दिन में समझ आ गया तो चैप्टर खत्म कर देती हूँ, पर बच्चा वो बच जाएगा जिसको 4 दिन में चैप्टर समझ आता है ना, वो बच्चा बच जाएगा, जिसकी वजह से वो बच्चा पीछे रह जाएगा। तो यही एक दिक्कत है कि जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट्स के डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। टू बी रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल अ कंसेप्ट नीड्स टू बी टॉट यूजिंग अ प्रॉपर डेफिनेशन, linked with the social context of life, reproduced correctly from textbook, memorized well so that the student can take part in competition। अब कोई भी चीज़ पढ़ाने पे है ना, तो आपको हमेशा 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 चिल्ड्रन की लाइफ से कनेक्ट करके प्रैक्टिकल वर्क, उसकी सोशल लाइफ, उसकी एनवायरमेंटल लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी सोशल लाइफ से कनेक्ट करके ही सारी चीज़ें करनी है। तो रेलेवेंट मीनिंगफुल कंसेप्ट कब पढ़ा पाएंगे, जब आप उसकी लिंकिंग करोगे चाइल्ड की लाइफ से। थॉट यूजिंग प्रॉपर डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ाई क्या कर लोगे। रिप्रोड्यूस करेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, रटने वाली बात, मेमोराइज रटने वाली बात, खत्म सवाल, ठीक है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आप वैसे भी कर दोगे, अपनी 600 क्वेश्चन जो भी हम करेंगे वो आपने कर लिए तो आपको खत्म है काम, कुछ करने की जरूरत है नहीं उसके बाद, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर नीड्स टू बी डिस्करेज इन द क्लासरूम विद द चिल्ड्रन, बिकॉज कि बच्चों को जो डर का माहौल है वो खत्म करना है, क्यों। चिल्ड्रन फियर कैन नॉट बी हैंडल्ड विद इन अ क्लासरूम बाय टीचर, स्कूल कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइफ ऑफ टीचर, फेलियर एंड एरर्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंसेस फियर आर डेवलपमेंटल फेलियर। जैसे मैं बोला फियर ऑफ फेलियर पूछा है, कि फियर ऑफ फेलियर, की फेलियर से जब बच्चा डरता है तो उसको हटाने के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल बात आपको भी पता होगा कि फेलियर्स एंड एरर्स आर द नेचुरल पार्ट ऑफ अ लिविंग, तो इनका कुछ हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बस ये आंसर, इसमें तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवॉर्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड फॉर मोटिवेटिंग चाइल्ड, देखिए मोटिवेट करने किसी बच्चे को
दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये लिखा हुआ है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो होता है जब आपके मन से है, जैसे आपने ये वीडियो निकाली है, ये वीडियो आपने क्यों निकाली है, क्योंकि आपके मन के अंदर से आया कि इंट्रिंसिक मतलब आपको सीटेट पास करना है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके मन से आ रही है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कब आएगी, जब आपको मैं बोलूँ ले भाई 10 रुपये रख और ये वाली वीडियो देख, इससे क्या होगा, एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मीन्स कुछ भी एक्स्ट्रा सामान, रुपए, पैसा, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको इन मटेरियल मिल रही है, वो होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो क्या होता है, जब बार बार एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको मिलेगी ना, जब मैं आपको 15 वीडियो दिखा दी, हर वीडियो को 10 रुपये दिए, तो अगली बार जब आप वीडियो देखोगे ना, अगर वो खुद के लिए भी देख रहे हो ना, उसमें आपको वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इतनी बढ़ चुकी है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो खुद से सीखने की अलग है वो कम हो चुकी है। तो इसका बेस्ट मे नॉट बी द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्निंग, बिकॉज की रिवॉर्ड से, रिवॉर्ड मीन्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो वो क्या करेंगे, वो डिक्रीज कर देंगे ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, है ना, डिक्रीज कर देंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो बढ़ेगी क्योंकि रिवॉर्ड मिल रहा है ना। गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स में आपको क्रिएटिव माइंड वाले बंदे लेने हैं, क्रिएटिविटी होगी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, डाइवर्जेंट थिंकिंग आ गई, फंक्शनल फिक्सडनेस गलत आ गया, ये लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग गलत आ गई, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सडनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में देख लो इसका, है ना, थोड़ी दो तीन जो टर्म है, फंक्शनल फिक्सडनेस का मतलब क्रियात्मक स्थिरता और अमान्यता की कमी, अमान्यता की कमी, ठीक है। अब क्या है, तो इसका ये आंसर है क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत लेने वाली बात है नहीं आपके लिए। ये फंक्शनल फिक्सडनेस और कन्वर्जेंट थिंकिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ये इन सब की चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। टीचर बिलीव्स अबाउट सक्सेस फेलियर्स ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट ऑफन इन्फ्लुएंस learning and motivation of students, especially from disadvantaged group. Which of the following is a correct in the context? ठीक है, teacher expectancy influence children learning significantly. Teacher need to control students autonomy with the control आया गलत है, negative word, teacher should encourage children to perform better than others and complete well, better than others गलत, you need to train such स्टूडेंट्स इन स्ट्रेटजीज टू अवॉइड सच स्टूडेंट्स, बाकियों को सबको पढ़ाना जरूरी है ना, पढ़ाना सबको ज़रूरी है, तो इसका यही आ जाएगा कि टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली। जैसे कि आपने बोल दिया हाँ रोहन मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप अच्छा पढ़ेंगे, तो उसको टीचर को एक्सपेक्टेंसी थी, जिससे कि चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस हो जाएगा और पढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या क्या करना चाहिए, फॉलो द फिक्स टेबल नहीं गलत, आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवॉर्ड एंड पनिशमेंट, आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशन विद लर्निंग प्रोसेस, जिसमें भी चिल्ड्रन की प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात आ गई, तो वो तो ऑप्शन ठीक होना ही है और कोई देखने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर, कि टीचर को ही एक एज अ मेन अथॉरिटी फिगर क्लास में मानना चाहिए कि नहीं, यस नहीं मानना चाहिए पहली बात तो यस तो कट ही जाएंगे। नो, स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सच टीचर्स विच रिजल्ट इन लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नो, टीचर इन एनी केस और irrelevant फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन डिजिटल एज, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर एक अथॉरिटेटिव फिगर के रूप में काम करेगी, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो उससे डरने लग जाएंगे और मैम से वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, और जिससे कि उनकी क्लैरिटी, जो टॉपिक की क्लैरिटी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये क्लियर ऑप्शन है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुड रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट्स बी करेक्टेड बाय टीचर ड्यूरिंग द क्लास, क्या जब एक बच्चा गलती करता है उस टीचर को उसका जो एरर है वो ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस, चिल्ड्रन एरर शुड बी immediately rectified. No, children should be encouraged to express themselves without fear of being incorrect. Wrong answers are always a reflection of lack of conceptual clarity and must always be corrected.
चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन इन्फॉर्मेशन सो देयर आंसर शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड। अब देखिए, जब किसी बच्चे ने कोई गलती कर दिया, अगर आप वो इमीडिएट करेक्ट कर दोगे ना, तो जो बात वो आगे बोलने वाला था या फिर आगे वो करने वाला था वो नहीं कर पाएगा, जिससे कि उसको डिस्करेजमेंट हो जाएगी। तो पहली बात ये है कि इमीडिएटली नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इमीडिएटली वाला कट जाएगा, ऑप्शन ये कट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचते हैं। रॉन्ग आंसर आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऑलवेज नहीं है, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड मस्ट ऑलवेज बी करेक्टेड। हमेशा भी ठीक नहीं करनी चाहिए, बच्चा खुद से भी कुछ सीख लेता है, ठीक है। तो इसका ये है, नो चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। गलती करे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको ठीक कर देंगे, बाद में, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा कब, 16 तारीख का, ठीक है। 16 दिसंबर का क्वेश्चन ये है, 16 दिसंबर का पेपर हो चुका है ये वाला। आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से जैसे मैंने आपको करवा दिया, आपको रिवाइज करना है एक बार, और जो जो मेन पॉइंट है वो आपको लिख लेने हैं। अब हम नेक्स्ट पेपर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोचिंग या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखना नहीं चाह रहे लेक्चर की, आप सिर्फ ये वीडियो देख लो, ये बन जाएगी आपके 5-6 घंटे की बन जाएगी, ये देख लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।